गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इससे पहले, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इससे पहले कि हमने 9 चैप्टर्स कर लिए हैं। एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस, मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। और नाउ वी विल डू द स्टार्ट चैप्टर। तो इसमें मैंने आपको बताया था, तो इसमें मैं अभी देखो आपके एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग इसमें बहुत मेजर चीज़ें ही देखेंगे। जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि जो वेज वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स वेजेस होती हैं, उसका इशू दिया गया है कि उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाए हुए हैं, जिससे कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि हर एक पर्सन को मिनिमम वेजेस मिलनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ें मेजर इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊँ, आप मार्क करते जाइएगा अपनी बुक में साथ साथ। और हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि इसके बाद फिर हम हिस्ट्री के चैप्टर्स भी हमें करने हैं, तो इसमें मैं मार्क कर रही हूँ। और जो मेजर चीज़ें बता रही हूँ, उसको ध्यान से आपको सुनना है। तो इसमें जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, दिस इज़ द इशू ऑफ द वर्कर्स वेजेस, प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन। उसके बाद है ये ड्राइव फॉर प्रॉफिट। ये देखिए, प्रॉफिट, दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस। फॉर एग्जांपल, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। यानी कि आप किसी भी पर्सन को अगर उसका काम के बदले पैसा नहीं देते हो, तो ये एक तरह से इलीगल चीज़ होगी, क्योंकि इसके लिए कानून बना हुआ है हमारे देश में कि जो भी व्यक्ति अगर काम करता है, तो उसके लिए जो एक वेजेस सेट की गई हैं, उसको वो देना कंपलसरी है। ठीक है। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स। और जो मिनिमम वेजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड चेंजेस उनमें आते रहते हैं। एज विद द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मीन टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। अब जो लॉ जो बनाए गए हैं मिनिमम वेजेस को लेकर, वो सिर्फ वर्कर्स को ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को भी मार्केट में क्या करते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिया गया, दीज हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशन बिटवीन दीज 3 पार्टीज। ये 3 पार्टीज कौन है? वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, गवर्नड इन अ मैनर दैट इज़ नॉट एक्सप्लॉयटेड। और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि ना तो कंज्यूमर, यानी जो आप सामान खरीदने वाला पर्सन है कंज्यूमर, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो, उसको भी सही रेट में वो चीज़ मिले, प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसको भी नुकसान ना हो, और जो कि काम कर रहा है उसको भी नुकसान ना हो। अब ये देखो, वर्कर्स इन अ टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद फेस्ड विद ग्रेटर कॉम्पिटिशन फ्रॉम पावर लूम्स। अब यहाँ पे एक आदमी आपको दिख रहा है, ये काम कर रहा है। पावर लूम्स आर स्मॉल यूनिट विद 4-6 लूम्स। ये एक यूनिट होती है पावर लूम, जिसमें 4-6 लूम्स लगे होते हैं। द ऑनर्स ऑपरेट दैम विद हायर्ड एंड फैमिली लेबर। इट इज़ वेल नोन दीज कंडीशंस ऑफ वर्कर इन द पावर लूम्स आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। अब आप ये देख रहे हो, ये पर्सन जो है ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, और इसके लिए जो इसको वेजेस है वो मिनिमम वेजेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके बाद है यहाँ एक टेबल दी गई है, लॉ वाई इज इट नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है, हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट। और ये जो कानून बनाया जाता है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जैसे कि पहला है मिनिमम वेजेस दिया हुआ है, जैसे कि ये वेजेस एक्ट स्पेसिफाई दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफाइड मिनिमम। यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट कहता है कि इसमें वेजेस जो हैं वो कम से कम मिलनी ही चाहिए। वाई इज इट नेसेसरी, ये क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। मैनी वर्कर्स आर डिनाइड fair wages by their employers because they badly need work. Workers have no bargaining power and are paid low wages. क्या होता है कि अगर आप लो वेजेस सेट नहीं करोगे तो क्या होगा कि जो वर्कर से काम करवाने वाला जो एम्प्लॉयर है वो क्या करेगा, वो उसको उसके काम के बदले में सही पैसा नहीं देगा। और जो व्यक्ति जो उसके पास काम कर रहा है वो भी अपनी वीकनेस की वजह से क्या, उसके पास पावर नहीं है कि वो बार्गेनिंग कर सके कि नहीं मुझे तो इतना पैसा चाहिए, इतना कम में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है काम करना। अगर वो काम नहीं करेगा तो वो अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इन लोगों के इंटरेस्ट को बचाए रखने के लिए जो है लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, दिस लॉ इज मेंट टू। अभी किसको प्रोटेक्ट करता है ये ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। लो वेजेस वाला जो कानून है ये वर्कर्स, पर्टिकुलरली फार्म लेबरर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स जो है इनके हितों को या इंटरेस्ट को सेव करता है। लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस, फॉर एग्जाम्पल अलार्म सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट्स, प्रॉपरली फंक्शनिंग मशीनरी। अब ये जो कानून है आप लोगों का होमवर्क है, ये आप देखेंगे कि ये किसके लिए बनाया, ये क्यों ज़रूरी है और किन लोगों के लिए बनाया गया है। इसको आप गूगल से सर्च करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा, एंड इट्स योर होमवर्क
नेक्स्ट है लॉ रिक्वायरिंग दैट द quality of goods meet certain prescribed standard. For example, electrical appliances have to meet safety standards. अब ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यानी जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं उनके लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी जो है कानून बनाया गया है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि जब आप फैंस खरीदते हो तो उस पर ISI का मार्क होता है, ठीक है। ऐसे ही आप और भी जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें खरीदते हो उन पर एक स्टैंडर्ड मार्क लगाया जाता है, जिससे कि लोगों को ये सेटिस्फेक्शन हो कि जो चीज़ वो खरीद रहे हैं वो सेफ़ है। और इसको बनाने की ज़रूरत क्या है, इससे कंज्यूमर्स जो हैं उनको उनके इंटरेस्ट को सेव किया जाता है कि उनको कोई पुअर क्वालिटी के सामान ना बेच दे। अब इसमें जो है हुज इंटरेस्ट डज द लॉ प्रोटेक्ट, इसमें कंज्यूमर आएगा। उसके बाद इस तरह से आपको ये पूरा देखना है और इसको करना है, ये आपका होमवर्क है और ये आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद है But merely making laws is not enough. The government has to ensure that these laws are implemented. अब ये सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ये कानून है इनको अच्छे से लागू भी किया जाए और लोग इन्हें फॉलो भी करें। टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हर एक पर्सन जो है इम्प्लीमेंट कैसे करेगी कि देखे कि हर एक पर्सन को फेयर वेजेस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स, गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए जाके कि जो लोग हैं वो सही से काम कर रहे हैं। पनिश दोज हु वायलेट द लॉ, जो लोग कानूनों को तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट दी जाए ताकि वो आगे से गलती ना करें। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फेयर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग reprisals often forces them to accept low wages, यानी कि उन लोगों का डर ख़त्म करना जिनको ये लगता है कि भाई हम लोगों को कम वेजेस दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। तो इसके लिए ये कानून बनाने भी चाहिए सरकार को और देखना भी चाहिए कि ये जो कानून बनाए गए हैं क्या वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज सो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बच्चों हमारे देश में जो वर्कर हैं, लेबर्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए हमारा एक फंडामेंटल राइट भी बताया गया है जिसको राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहा जाता है। ये जो इम्पॉर्टेंट है इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहता है नो वन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज, यानी कि ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए कम मजदूरी पर मजबूर नहीं कर सकते, उसको फोर्स नहीं कर सकते। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये वाला आप लिख लेना नोटबुक में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका आर्टिकल भी मैं बता देती हूँ, राइट अगेंस्ट इसका आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल यहाँ लिख देती हूँ 23 एंड 24, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक और राइट देता है, बच्चों को भी देता है जो आप बार बार पढ़ते आ रहे हो और आपका खुद का भी ये राइट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क एनी फैक्ट्री और माइंस और इंगेज इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्टिकल 23 जो है ये भी कहता है कि बच्चों को आप ज़बरदस्ती 14 साल से छोटे बच्चों को आप काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और वो भी ऐसी जगह पर जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकती है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी लाइफ के लिए। तो ऐसी जगह पर उनसे काम करवाना उनके फंडामेंटल राइट्स को उनसे छीनना होगा, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको उसके लिए पनिश किया जाएगा। हाउ आर दीज laws played out in practice? To what extent do they address the concern of social justice? These are some of the questions that this chapter will now go on to explore. अब यहाँ देखो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो स्टेटमेंट देखो आपके इस चैप्टर इस बुक के अंदर यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको दिख रही है। ये बच्चा दिख रहा है आपको, ये देखो चाय बेच रहा है, छोटा सा बच्चा, इसकी पढ़ाई की एज है और ये चाय बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू द, इसको मार्क कर लेना, जो जो चीज़ें यहाँ बताऊँगी मैं ये इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे जो हैं जो 5 से 14 साल के बीच में हैं वो अलग अलग हैजर्डस एरियाज़ में काम करते हैं। 2016 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एक चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया था 1986 में,
और इसमें बैन किया था कि कोई भी 14 साल से छोटा बच्चा जो होगा उसको आप ऐसे खतरनाक ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इट मेड एम्प्लॉइंग दीज चिल्ड्रन ऑफ एडोलसेंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और इसको एक आपराधिक जो है कानून बनाया गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अपराध माना जाएगा। एनीवन राउंड फाउंड वायलेटिंग द बैन, अगर कोई भी पर्सन इस तरह की चीज़ों को करता है, यानी अगर छोटे बच्चों से ऐसे खतरनाक, जैसे चूड़ियों की फैक्ट्री होती हैं उनमें आप बच्चों से काम करवाते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं, उनको आइज़ में प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के जो हैजर्डस ऑक्यूपेशन है उनमें आप अगर बच्चों को इन्वॉल्व करते हो जानबूझ के, आपको पता है उसके बावजूद भी, तो आपको उसके लिए 2 साल की जेल हो सकती है, 6 महीने से 2 साल की, और 20,000 से 50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से कि इस रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन हु आर वर्किंग, यानी कि प्लान करे कि जो बच्चे ऐसे कामों में लगे हुए हैं उनको इससे हटा के उनको पढ़ाई में आगे इन्वॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर एक नो चाइल्ड लेबर करके एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक pencil.gov.in, इस पे आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। हैज़ बिकम फंक्शनल इन 2017, ये बच्चों के लिए बनाया गया और 2017 से काम कर रहा है। इसका मतलब है कि इसमें आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है तो। और बच्चों मैंने भी किया था एक बार एक बच्चे को लेकर, बताऊँगी कभी आपको इसके बारे में, आप पूछोगे तो क्लास में। फिर उसके बाद में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ये पूछा जाता है, ये जो भोपाल कहाँ पे हुआ, कब हुआ, 2 दिसंबर 1984। कौन सी गैस के स्प्रेड आउट होने की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC भी कहा जाता है। ये एक पॉइजनस गैस है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ था, भोपाल में काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी जो है वो अनहेल्दी और डिसेबल, इस तरह के बच्चे वहाँ पर पैदा होने शुरू हो गए थे। इसको आप एक बार पढ़ लेना। ये देखो ये बच्चा दिखाया हुआ है, ये बच्चा यहाँ पे, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से ये बच्चा अब नॉर्मल है, ये दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, ये देखो ये लड़की जो है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ देखो, यहाँ पर डिज़ास्टर वॉज एन नॉट एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ये इस तरह की आग लग जाना फैक्ट्री में और इस तरह की चीज़ें, ये इसको हम एक्सीडेंट नहीं मान सकते। ये क्या है, यूसी हैड डेलिबरेटली इग्नोर्ड द एसेंशियल सेफ्टी मेजर्स इन ऑर्डर टू कट कॉस्ट। यूसी का मतलब यहाँ पर है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है, यूसी स्टार्टेड लीकिंग फ्रॉम दिस यूसी प्लांट, ठीक है। उसके बाद है यूनियन बनाई गई एक, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटिंग टू यूसीआर एज रिस्पॉन्सिबल। यूसी को जो है इसके लिए वो माना गया, जिम्मेदार माना गया, और उनको कंपनसेशन देने के लिए कहा गया। जिन लोगों की डेथ हुई, जिन उनकी फैमिली को, उनको कहा गया कि आपको इसके लिए कंपनसेशन उनको देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर उनको दिया, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। उसके बाद यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। अभी देखो यहाँ पर ही सारा काम होता था, अब ये जगह तो जल गई है। यहाँ पर एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, बैग्स ऑफ केमिकल्स यहाँ दिख रहे होंगे आपको। उसके बाद ये जो लोग जो मर गए थे, जो फाइटिंग कर रहे थे जस्टिस के लिए, 24 साल बाद क्या हुआ, पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। आज भी जो लोग हैं वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, हेल्दी फैसिलिटीज़ के लिए और जॉब्स के लिए जो है वो डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ। अब वर्कर्स को लेकर क्या है, इसमें भी ये भी देख लेते हैं। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स, एक मिनट, अब व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ। अब वर्कर्स के लिए क्या है, इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेटअप इट्स प्लांट इन इंडिया। अब यूनियन कार्बाइड जो है उसने ही ये चलाया हुआ था। यूसी का मतलब यहाँ पर यूनियन कार्बाइड है, ये दे रखा है। One reason why foreign companies came to India is for cheap labor wages that the companies pay to workers say in the USA। अब बच्चों क्या होता है कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में आके इसलिए अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चाहती हैं क्योंकि क्या होता है, उनको कम वेजेस में वर्कर्स मिल जाते हैं, रिसोर्सेज इंडिया के यूज़ होते हैं, पॉल्यूशन भी होगा तो उसके लिए भी इंडिया को ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखोगे जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, USA है, अमेरिका है, दूसरी कंट्रीज़ भी हैं जो वो क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ जाकर अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं, ठीक है।
अब ये लोग जो है, जो इंडिया पूरर कंट्रीज़ लाइक इंडिया जैसी पूरर कंट्रीज़ हैं वहाँ जाते हैं। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क। अब इनको क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं यूएसए, ब्रिटेन वगैरह की, ये सोचते हैं कि छोटी कंट्री में हम अगर फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ पर हमें कम वेजेस में लोग ज़्यादा घंटे काम करने वाले मिल जाएंगे, और इसके अलावा हम उनसे दूसरे काम भी कम दाम में करा सकते हैं, और उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है क्योंकि अब उनको पे कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलेगा। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज एज वेज ऑफ कटिंग कोस्ट इन द यूसी प्लांट, यानी कि यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था, एवरी सेफ्टी डिवाइस वॉज माल फंक्शनिंग और वॉज इन शॉर्ट सप्लाई। अब यहाँ पर इस तरह की सेफ्टीज़ की कमी थी, तभी ये जो भोपाल वाला केस हुआ वो हमें देखने को मिला। बिटवीन 1984 वर्क क्रू फॉर द MIC प्लांट was cut in half from 12 to 6 workers. The period of safety training for workers was brought down from 6 months to the post of night shift workers for the MIC plant was abolished. अब क्या हुआ, MIC प्लांट में जो रात को काम करने वाले थे उनको मना कर दिया गया बुलाने के लिए। रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन द यूएस। अब भारत में जो यूनियन कार्बाइड है उसने क्या सेफ्टी के लिए अपनाए हैं तरीके, और जो उसके अदर प्लांट यूएसए अमेरिका में है उस उधर क्या है। एट वेस्ट वर्जीनिया कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, वेयर एज द यूसी प्लांट इन भोपाल रिलायड ऑन मैनुअल गेंजेस एंड द ह्यूमन सेंसेस टू डिटेक्ट गैस लीक्स। देखो अब क्या होता है, अगर आप किसी पढ़ी लिखी जगह, पढ़े लिखे लोग हैं जहाँ पर, तो आप वहाँ पर रूल्स जो है ऐसे बनाओगे कि लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि लोग अपने जो राइट्स हैं उनको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लोग अपने राइट्स को जानते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप ऐसी कंपनी लेकर आते हो तो उनको पता है यूएसए को कि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, तो वो कम दाम पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे और वो उनसे ज़्यादा काम लेने के लिए थोड़े से पैसे ज़्यादा देकर उनसे काम करवा लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। अब अगर हमें इस तरह की चीज़ों को रोकना है तो हमें इन्फोर्स कैसे करना होगा इन सेफ्टी लॉज को, यानी कि सरकार ने कानून तो बनाए हैं हर एक चीज़ के लिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इन लॉज की वजह से चेंजेस आए तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जितने भी कानून जो बनाए गए हैं क्या वो अच्छे तरीके से सरकार के द्वारा लागू किए जा रहे हैं या नहीं। अब इसमें आर्टिकल 21 में बार बार बता चुकी हूँ आपको, आर्टिकल 21 जो है वो हमारा राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ। ठीक है, तो व्हाट वाज द गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लांटेड वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करती है जब यूसी प्लांट जो है वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का वायलेशन करती है, तो इसके लिए फर्स्ट द सेफ्टी लॉ वर लैक्स इन इंडिया। इवन दीज द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, यानी कि सेफ्टी लॉज की कमी है भारत में। सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड, और जो वीक सेफ्टी लॉज हैं उनको भी लागू नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्डस एंड अलाउड टू it to come up in populated locality when some municipal officials in Bhopal objected that installation of MIC production unit in 1978 was a safety violation. The position of the government was that the state needs the continued investment of the Bhopal plant. अब भोपाल प्लांट के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर इस टाइम पर अगर गवर्नमेंट ने ठीक से अपने सारे जजमेंट्स लिए होते, गवर्नमेंट ने अपने सारे स्टेप्स ठीक से लिए होते, तो शायद जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो एक्सीडेंट हुआ यूसी में, जो भोपाल में, वो शायद नहीं होता। दिस इज एज यू नो इज कंट्ररी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, द सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनीज। यानी कि ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है गवर्नमेंट को इनको जो है अप्लाई करना चाहिए इन कानूनों को, और देखना चाहिए
कि सभी लोग इसका पालन करें और जो पालन ना करें उनको पनिश भी किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर आस्क बाय पे ₹8 lakh एज कंपेंसेशन टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट देयर फॉरेन ट्रिप वाज पुअरली मैनेज्ड एंड दे मिस्ड डिज्नीलैंड एंड शॉपिंग इन पेरिस। अब क्या है यहाँ पर, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों से पैसा ले लिया गया है, बदले में उनको फैसिलिटीज़ सही नहीं दी गई है, तो उसके लिए भी अगर कोर्ट चाहे तो वो क्या कर सकता है, लॉज तोड़ने की वजह से ऐसी कंपनी के ऊपर कंपनसेशन देने का जुर्माना लगा सकता है। न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब नए जो लॉज जो प्रोटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट को लाए गए, 1984 में क्या हुआ कि फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इन इंडिया एंड देयर वाज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज। यानी 1984 से ही हमारे देश में कानून बनने शुरू हो गए थे बच्चों एनवायरनमेंट को लेकर, लेकिन उनमें से बहुत ही कम ही होंगे जिनको अब तक सही से लागू किया गया। द एनवायरनमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि क्या होता है कि जो कंपनीज लगाई जाती हैं उसमें जो फ्री एंटिटी यानी एनवायरनमेंट को एक फ्री एंटिटी के रूप में देखा जाता है और एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर, कोई भी इंडस्ट्री से पॉल्यूट कर सकती है, और वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वेदर इट वाज आ रिवर्स एयर ग्राउंड वाटर एनवायरनमेंट वाज बीइंग पॉल्यूटेड एंड द हेल्थ ऑफ पीपल। अब इससे अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें अगर होंगी, अगर कंपनीज वाटर का यूज़ करेंगी, वेस्ट करेंगी उसको, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन होगा, तो इसका कहीं ना कहीं सारा इफेक्ट जो जनता है उसके ऊपर पड़ेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ेगा। नॉट ओनली was UC a beneficiary of lower safety standard, it didn't have to spend any money to clean up the pollution in the USA. This is a necessary part of the production process। यानी कि जो यूनियन कार्बाइड है, जो नाम दिया है, ये स्टैंडर्ड सेट करती है, सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करती है, जिससे कि टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन, इट डिडंट हैव टू स्पेंड। और ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना के, और फिर ये भी देखती है कि ये लोग जो है इसको क्लीन करने के लिए पोल्यूशन को कोई भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। यूएसए दिस इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि यूएसए की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप वाटर को पोल्यूट करते हो या इंडस्ट्री की वजह से एनवायरनमेंट को कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए जो उसको क्लीन करने के लिए भी पैसा जो है वो कंपनी ही खर्च करेगी, लेकिन हमारे देश में ऐसा अभी तक नहीं है। उसके बाद द भोपाल डिजास्टर ब्रॉट द इशू ऑफ एनवायरनमेंट to the forefront. Several thousands of persons who were not associated with the factory in any way were greatly affected because of the poisonous gases leaked from the plant। अब क्या होता है, जो लोग लेबर जो काम करती है फैक्ट्री में, वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, जिससे कि उनके हेल्थ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। और इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने हमारे देश में कुछ लॉज बनाए हैं कि इन लोगों के लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिए जाएं। अगर कोई गैस से रिलेटेड मान लो केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ केमिकल्स बनते हैं, या जैसे कि आपका NFL है तो यहाँ फर्टिलाइज़र्स बनते हैं जैसे, तो यहाँ जो वर्कर्स काम करें उनको जो है कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाएं, कैप दी जाए, मास्क दिया जाए, हैंड ग्लव्स दिए जाएं, और इसके साथ साथ उनके लिए जो है जो लॉज हैं उनको भी ध्यान में रखा जाए कि पोल्यूशन ना फैले ज़्यादा। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को हमारे देश में भी स्ट्रिक्टली स्टेप लेने चाहिए। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9th गोल है बच्चों, SDG गोल है। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, अब हमारे देश में क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट को लेकर चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, इसको देखते हुए हमारे देश में बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरनमेंट को लेके बहुत कंसर्न्ड है, सेंसिटिव हैं। तो वो लोग जो है एनवायरनमेंट को नुकसान जो पहुंच रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होकर गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ दिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे इस तरह की चीज़ों की बात की है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कहा है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी ना रुके, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसमें एक केस दिया गया है राइट टू लाइफ को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग कर लो। राइट टू लाइफ, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इंक्लूड द राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड फॉर फुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ये आप लोग अपनी नोटबुक में भी लिखना है। गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी ऐसे लॉज और प्रोसीजर्स करने के लिए जो कि चेक करे कि पॉल्यूशन ना फैले, रिवर्स पानी जो क्लीन रिवर्स हैं वो क्लीन रहे, जैसे कि नमामि गंगे प्रोग्राम चला हुआ है, नर्मदा बचाओ है, इस तरह से। तो ये इससे क्या होगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर हैवी फाइन्स लगाए जाने चाहिए पॉल्यूट करने के लिए रिवर्स को, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाटर इज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, और अगर हमने इसको बचाया नहीं तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी अर्थ पर वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैसिलिटी। अब एनवायरनमेंट जो है बच्चों, मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर पब्लिक फैसिलिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो जिम्मेदारी है दैट इज़ द पब्लिक फैसिलिटी की अब इसमें एनवायरनमेंट जो है ये हमारा पब्लिक फैसिलिटी इसलिए है बच्चों बिकॉज ऑफ कि पब्लिक फैसिलिटी जो है सरकार जो है उसके लिए जो भी वो हमारे लिए काम करती है, जो उसकी जिम्मेदारी है वो हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटी है। तो एनवायरनमेंट को भी आज के टाइम में पॉल्यूट होने से बचाना, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की। तो ये आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना बच्चों। ये अगर नहीं समझ आया देन फिर मैं आपको समझाऊंगी। अब ये वर्कर्स देखो ये बैठे हैं फैक्ट्री के बाहर और ये लोग डेली वेज लेबर्स हैं। अब ये देखो इनको यहाँ से कोई भी काम के लिए ले जा सकता है, लेकिन कम से कम इनको जो भी इनका एक दिन का, सपोज एक व्यक्ति अगर एक दिन में काम करता है लेबर का तो उसको 500 रुपये देना ही देना है। तो आप उसको 500 से कम नहीं दे सकते, 500 तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो दैट मीन्स कि आप उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। और इस अगर ऐसा वो व्यक्ति इस चीज़ के लिए क्लेम करता है तो हो सकता है आपको उसके लिए आगे जवाब देना पड़े कोर्ट के आगे। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने की हुई हैं। फिर उसके बाद एडवांस कंट्री आर, अब ये देखो बच्चों कितना कचरा यहाँ पर समुद्रों में और ये सारी चीज़ों में, तो ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत जो ट्रेड होता है वाटर्स के थ्रू, तो हमारे जो ओशियंस हैं, सीज़ हैं, ये पॉल्यूट हो रहे हैं। हम देखते हैं रिवर्स हैं, जो प्लास्टिक हम जितना यूज़ करते हैं वो सारा का सारा फ्लो होके रिवर्स में, ओशियंस में चला जाता है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है क्योंकि कहीं ना कहीं जो वाटर हम पॉल्यूट कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली होकर हमारे पास ही आएगा और उसको हम ही ड्रिंक करेंगे तो हमें ही उससे अलग अलग तरह की डिजीज़ होंगी, हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, और हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे तो अपनी कंट्री के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और अगर कंट्री की पॉपुलेशन जो है अगर हेल्दी एजुकेटेड नहीं होगी तो वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत सारे रीज़न हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन बताया गया है कि प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन ये हायर प्रॉफिटर्स होते हैं, इनको हायर प्रॉफिट होता है और ये अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाते हैं और कम वेजेस में काम करवाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, इग्नोरिंग द कंडीशंस ऑफ वर्क, इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरनमेंट। ये लोग इग्नोर करते हैं एनवायरनमेंट को डैमेज। अब देखो गवर्नमेंट जो है ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो लॉज को अच्छे से इन्फोर्स करे, ठीक है। अगर गवर्नमेंट अपने लॉज को अच्छे से इन्फोर्स नहीं करेगी तो जो सिटीजन्स हैं इंडिया के वो भी उनको अच्छे से जो है फॉलो नहीं करेंगे। तो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट जो है यही यहाँ से आप मार्क कर लेना, is to control the activities of private companies by making, enforcing and upholding laws so to prevent unfair practices। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि जितने भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके द्वारा जो भी अनफेयर एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनको रोका जाए और लोगों को सोशल जस्टिस दिया जाए, ठीक है। और लॉज को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए, जो वीक और पुअर क्लास है उन लोगों के लिए काम किया जाए। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई तो ऐसी ट्रेजिडीज़ आगे ना हो, तो इन चीज़ों का गवर्नमेंट ध्यान रखे और अगर ऐसा कुछ होता है तो उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, ठीक है। पहली बात तो गवर्नमेंट कोशिश करे कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। फिर राइट टू लाइफ के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, आर्टिकल 21 हमारा जो है राइट टू लाइफ है। और राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीने से नहीं है, इसके अंदर आपका राइट टू स्लीप, राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन एंड सेफ वाटर, राइट टू फूड, ठीक है। इसके अलावा राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी जो है राइट टू लाइफ का पार्ट है। और राइट, अगर फंडामेंटल राइट की बात हो रही है और अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट करता है तो मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अपने इस एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेगा उसके लिए आप डिमांड कर सकते हो। तो ये हमने इस चैप्टर में देखा। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी और आप लोगों के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ब्लू वाले क्वेश्चंस भी आपको
करने हैं। तो ये आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स देखेंगे और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स वाला चैप्टर, वो भी छोटा सा चैप्टर है, एक दिन में ही कवर हो जाएगा। तो पहले हम हिस्ट्री करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।